आप ऐसा बोल सकते हैं हर दूसरी या हर बाइक में या कार में जो इंडिया में बनती है उसमें मिंडा कॉर्पोरेशन के पुर्जे ज़रूर लगते हैं। कोई ना कोई पुर्जा ज़रूर लगेगा, ये हमारा मानना है। गाड़ियाँ आती है नए नए फीचर्स के साथ, फॉर एग्जांपल सनरूफ हो गया, टीएफटी क्लस्टर हो गया, रिमोट की हो गया, डैश सोल्यूशन हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिंडा कॉर्पोरेशन बनाती है। और पहले 5 साल बाद टेक्नोलॉजी इंडिया में आती थी, बट अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 5 से 7 सालों के अंदर जो टेक्नोलॉजी बाहर आई है, चाहे वो यूरोप में चाहे जापान में, अब वो विदिन 1 से 2 साल इंडिया में आ गई है। सरकार है योगी सरकार, उसने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें आपको ऐसा लगा कि पिछले 7-8 साल में बहुत तेज़ गति से ग्रोथ होनी शुरू हो गई? 15 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी और माइंडसेट बहुत बदला है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है लोगों को और कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर, और कस्टमर ने भी बहुत सपोर्ट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऊपर, और नए नए बिजनेसेस हम सबको देके, ताकि हमारी सोच भी बदले और आगे बढ़े। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआईज तैयार हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन ऑटो सेक्टर? मिंडा कॉर्पोरेशन ने अभी 50 एकड़ लैंड ली है जेवर एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में। आप आगरा जाएं तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट हाईवेज। ऑफ कोर्स गाड़ी एक स्पीड के ऊपर नहीं चलानी चाहिए, बट इट इज़ स्टिल द मोस्ट सेफेस्ट हाईवे। एंड जो कि आसपास के यहाँ पेरिफेरियल रोड्स बन रही हैं, अब यहाँ से खरखोदा चले जाइए, मानेसर चले जाइए, आप बिल्कुल आउटर पेरिफेरियल रोड से आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट बाय 2030 ये जो 2 व्हीलर ईवी की पेनिट्रेशन है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 20 से 30% जाने के लिए, और जो 4 व्हीलर में ईवी की पेनिट्रेशन है करीबन 7 से 10% की पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। योगी सरकार की पॉलिसीज का असर उत्तर प्रदेश के विकास पे साफ नजर आ रहा है, और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, उसमें भी ऑटो एंसिलरी स्पेस की ग्रोथ उत्तर प्रदेश में कैसे देखने को मिल रही है। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ आकाश मिंडा जी ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिंडा कॉर्प के। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो आकाश जी, पहला सवाल तो ये कि स्पार्क मिंडा की शुरुआत कैसी हुई थी, कब हुई थी, और अभी तक की जर्नी कैसी रही? तो रजत जी, स्पार्क मिंडा जो है दैट वाज स्टार्टेड बाय माय बाऊजी एंड माय ग्रैंडफादर इन 1958। तो स्पार्क मिंडा ग्रुप को आज 67 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे ग्रुप सीईओ और चेयरमैन मिस्टर अशोक मिंडा लीड्स दी स्पार्क मिंडा ग्रुप फॉर लास्ट मैनी डेकेड्स। आज के दिन मैं आपको प्राउडली शेयर करना चाहूँगा, स्पार्क मिंडा ग्रुप जो है वो 18,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। हम लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हमारे करीबन 35 से ज़्यादा प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया और ओवरसीज़। हम जो हैं 6 प्रोडक्ट लाइंस के अंदर काम करते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर ही। और हमारे पास 3 R&D सेंटर हैं, पुणे, बेंगलोर और यूरोप के अंदर, जहां हम 1000 से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट्स। आपने मिंडा कॉर्प को कब ज्वाइन किया था? आपने बताया 67 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो आप अपनी जर्नी बताएं, आपने कब ज्वाइन किया और तब से लेकर अब तक क्या बदलाव देखा है आपने? मिंडा कॉर्पोरेशन हम बचपन से आते हैं। ये हमारे फैमिली में, चाहे वो स्कूल से था, चाहे वो कॉलेज में था, जब भी हमको टाइम मिलता था, मेरे फादर, हमारे दादाजी हमको ज़रूर सब बच्चों को प्लांट में लेके आते थे, ताकि हम प्लांट को देखें, समझें, एक बिज़नेस माइंडसेट बनाएं अपना। वैसे जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया 2012 में, मैं 1 साल के लिए बाहर इंटर्नशिप करने गया। 2013 में मैं वापस आया। 2013 में मैंने एज एन इंटर्न ट्रेनी मैंने 2 साल के लिए ज्वाइन किया, और फिर मेरा करियर वहाँ से चालू हुआ। तो मैं अलग अलग बिजनेसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने करी। मैं इंडिया में भी था, यूरोप में भी था, और 2020 से मैं वापस आने के बाद आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लीट मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सारे प्लांट्स हैं मिंडा कॉर्प के। अभी हम बैठे हैं नोएडा के 59 सेक्टर में। भारत में भी प्लांट्स हैं और ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी हैं। ग्लोबली कहाँ कहाँ पर हैं सर? हमारे प्लांट्स हैं इंडोनेशिया में, वियतनाम में, पोलैंड में, हंगरी में, जर्मनी में, और ऑफिस है जापान में। ओके, राइट। और किस तरीके के ऑटो उपकरण बनाते हैं? मतलब सब कारों में, ज़्यादातर अधिकतर कारों में मिंडा कॉर्प के ही पुर्जे लगते हैं? सो रजत जी, डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं हर दूसरी या हर बाइक में या कार में जो इंडिया में बनती है उसमें मिंडा कॉर्पोरेशन के पुर्जे ज़रूर लगते हैं। कोई ना कोई पुर्जा ज़रूर लगेगा, ये हमारा मानना है। हम 6 प्रोडक्ट वर्टिकल्स में हैं, और जैसे आजकल आप गाड़ियाँ या बाइक्स देख रहे हैं, पहले बाइक्स या गाड़ियाँ आती थी पुरानी, बट आज इवन 15 से 18 लाख या 20 लाख के अंदर टाटा, महिंद्रा, मारुति
ये सब गाड़ियाँ आती है नए नए फीचर्स के साथ। फॉर एग्जांपल सनरूफ हो गया, टीएफटी क्लस्टर हो गया, रिमोट की हो गया, डैश सोल्यूशन हो गए। ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिंडा कॉर्पोरेशन बनाती है और प्राउडली हम कस्टमर्स को देते भी हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, डेवलप्ड, इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन आवर R&D सेंटर और हमारे प्लांट्स में ही बन के सारे कस्टमर्स को जाते हैं। यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर आज से 10-15 साल या 20 साल पहले बात करते तो ऑटो इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही थी, और उसके बाद जो इतना रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसमें ऑटो एंसिलरी स्पेस ने कैसे ग्रोथ दिखाई है, मिंडा कॉर्प ने कैसे ग्रोथ दिखाई है? ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है, इसके लिए मिंडा कॉर्प की तैयारी कैसे थी और कैसे आगे बढ़ी मिंडा कॉर्प? पिछले 10 से 15 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले तो आप देखेंगे एक इंडिया, जब पहले मारुति सुजुकी आई तो इंडिया जो है वो पहले खाली, और ऑटो कंपोनेंट्स जो थे वो पहले खाली मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे सारी जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, मिंडा कॉर्पोरेशन और काफ़ी सारी और कंपनीज़, उन सब ने क्वालिटी पे ऊपर काम करना चालू करा। और फिर उसके बाद जैसे भी टेक्नोलॉजी बाहर बनती थी, चाहे यूरोप में, चाहे जापान में, चाहे अमेरिका में, वहाँ से यहाँ पर इंडिया के में काफ़ी पार्टनरशिप्स हुए। उनसे जब हम जॉइंट वेंचर्स अगर पार्टनरशिप हुए, हम उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हमने इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, सिस्टम, प्रोसेसेस। काफ़ी जापानीज़ कल्चर आया यहाँ पर और उस तरीके से हमने काम आगे चालू किया। फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, तब टेक्नोलॉजी पहले OEM खुद अपने पास रखते थे और हमारे जो ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स अपने पास रखते थे, और पहले 5 साल बाद टेक्नोलॉजी इंडिया में आती थी। बट अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 5 से 7 सालों के अंदर जो टेक्नोलॉजी बाहर आई है, चाहे वो यूरोप में, चाहे जापान में, अब वो विदिन 1 से 2 साल इंडिया में आ गई है। और इसका कारण जो है वो मिंडा कॉर्पोरेशन और अन्य ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी R&D कैपेबिलिटीज़ के ऊपर और अपनी लर्निंग एटीट्यूड और लर्निंग सिस्टम के ऊपर। मिंडा कॉर्पोरेशन ने अपना एक R&D सेंटर खोला 2017 के अंदर, जहां हमने अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हमने मैप करी कि क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट्स होने वाले हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जिसको हम ACE बोलते हैं, ऑटोनोमस, कनेक्टेड, सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EV। ये टेक्नोलॉजीज़ में क्या आने वाले हैं, हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी। आज के दिन ये नया सेंटर हमने मिंडा कॉर्पोरेशन का खोला है पुणे के अंदर, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। 45% प्लस आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और ये पूरे देश में जो जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके ऊपर डिज़ाइन डेवलपमेंट काम करते हैं। सो पिछले 10 से 15 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी और माइंडसेट बहुत बदला है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है लोगों को और कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर, और कस्टमर ने भी बहुत सपोर्ट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऊपर, और नए नए बिजनेसेस हम सबको देके, ताकि हमारी सोच भी बदले और आगे बढ़े। अच्छा, जैसे अभी हम नोएडा में ही हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, और क्या ये एक हब है उत्तर प्रदेश ऑटो एंसिलरी का, या फिर आपको लगता है कि इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ऑटो उपकरण मैन्युफैक्चर होता है? उत्तर प्रदेश में इस पूरी इंडस्ट्री का क्या साइज़ देखते हैं आप, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें? सो अगर आप ऑटो इंडस्ट्री देखेंगे इंडिया में, तो 3 जगह पर है लार्जली। नॉर्थ में विच इज़ हरियाणा एंड यूपी, वेस्ट में विच इज़ महाराष्ट्र, एंड साउथ में विच इज़ चेन्नई एंड कर्नाटक। पूरी ऑटो इंडस्ट्री, जिसमें बड़ी कारें, छोटी कारें और ऑटो। यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके एस्कॉर्ट्स है, आपका होंडा का 4 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपका अशोक लेलैंड, टाटा है। अब और कंपनियां भी यहाँ पर आ रही हैं, JBM बस भी यहाँ पर फरीदाबाद में है, अब यहाँ पर भी एक्सपैंड कर रही है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की बात करें तो नोएडा एरिया के अंदर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स में डेंसो है, इंडियन प्लेयर्स में आपका मिंडा कॉर्पोरेशन, मदरसन ग्रुप और सुब्रोस, और काफ़ी और प्लेयर्स भी हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत सालों से यूपी के अंदर और नोएडा के अंदर है, एंड नाउ और इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। क्योंकि जो यूपी है वो हरियाणा के बिल्कुल बगल में है, और जो मारुति सुजुकी का प्लांट और उसका पूरा इकोसिस्टम और हीरो मोटरकॉर्प का जो इकोसिस्टम हरियाणा के पास है, वहाँ से अब बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ यूपी, नाउ लॉट ऑफ ऑटो एंसिलरीज आर कमिंग टू यूपी, तो वो यहाँ से अपना माल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया भी यहाँ से सप्लाई करेंगी। तो एक तो बड़ी कंपनियों के साथ जो एरिया है वो पास है इसकी वजह से, लेकिन जो हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी उद्योग को शुरू करने का, वो रहता है सरकारी पॉलिसीज़। तो हमारा ये शो का थीम भी यही है कि विकसित यूपी, योगी सरकार की पॉलिसीज़ ने किस स्पीड से जो यूपी का विकास किया है उसमें इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश की है। तो एक बात बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें आपको ऐसा लगा कि पिछले 7-8 साल में बहुत तेज़ गति से ग्रोथ होनी शुरू हो गई है?
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी का, सीएम योगी जी का। जब से वो आए हैं तब से यूपी के अंदर एक सेफ्टी की फील सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ गई है। सबसे पहले जब सेफ्टी आती है तो लोग आना चालू करते हैं, फिर उसके बाद रहना चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट होनी चालू होती है। सबसे कारण ये है, सबसे बड़ा कारण कि हम इस वजह से हम आगे सोच पा रहे हैं। तो लास्ट 8 सालों के अंदर जो भी हम इस यूपी राज्य को देख पा रहे हैं ग्रोथ के लिए, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण मेरे हिसाब से वो है। हम बात करें लास्ट 6-8 साल के अंदर जो योगी जी ने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई हैं और हम लोग को दी हैं। सो इसके अंदर आपके काफ़ी लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स बनाए हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, बिजनेस हाउसेस बनाए हैं, सब्सिडीज़ के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल अलॉट किया है कि आप आइए जेवर एयरपोर्ट के पास। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो टू स्टार्ट एनी न्यू कंपनी, ऐसे करके दे हैव बहुत सारा उन्होंने काम किया है इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए और प्रमोट करने के लिए। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआईज तैयार हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन ऑटो सेक्टर? बिल्कुल तैयार हैं। आप देखेंगे अभी रिसेंटली ही डेंसो ने अपना R&D सेंटर यहाँ खोला है। मदरसन ग्रुप, मिंडा कॉर्पोरेशन, हम सब यहाँ पर और इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन ने अभी 50 एकड़ लैंड ली है जेवर एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में, और यहाँ पर ही हम अपने नए प्लांट्स लेके आ रहे हैं। और यूपी अंदर क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ पर हैं, हम इसी देश को और इसी प्रदेश को हम ग्रो करने चाहते हैं और हम यहाँ फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम और जितने भी नए पार्टनरशिप, नए जॉइंट वेंचर्स वो भी लेके आ रहे हैं, वो भी हम यहीं पर लगा रहे हैं। हमने रिसेंटली एक जापानी कंपनी के साथ स्विचेस का जॉइंट वेंचर किया है, तो उसका भी हमने नया प्लांट जो है वो नोएडा में ही लगाया है। मैं यही पूछने वाला था कि क्या आप उत्तर प्रदेश में कोई नया प्लांट या फिर कोई ज़मीन कुछ भी खरीद रहे हैं भविष्य की योजनाओं के लिए? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अभी हमने हमारे ऑलरेडी यहाँ पर 15 प्लांट्स हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिला के, और हम फर्दर हमने अभी लैंड लिया, वहाँ पर हम ग्रो करेंगे नई जेवर के पास। तो वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट करने भी चालू कर दी है, नया प्लांट भी बन रहा है। जितने भी हमारे नए जॉइंट वेंचर आ रहे हैं, हमने एक रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर चालू किया है जापानी कंपनी के साथ टू मेक स्विचेस। जितने भी आपके बाइक या 4 व्हीलर के स्विच होते हैं, तो वो उसका भी प्लांट हम ग्रेटर नोएडा में ही लेके आ रहे हैं, जिसकी प्रोडक्शन चालू हो चुकी है। लेकिन सर, इंडस्ट्री की हमेशा से शिकायत रहती है कि स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। अब जैसे मैं स्पार्क मिंडा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब सुबह सुबह आ रहा था, तो मेरे को तो बहुत सारी वर्कफोर्स अंदर आती हुई नजर आई। तो एक तो ये बताएं कि स्पार्क मिंडा स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, और यूपी सरकार, योगी सरकार, और स्किल्ड मैन पावर को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो रजत जी, जो स्पार्क मिंडा ग्रुप जो है, पहले मैं आपको स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन इज़ लेड बाय मिसेस सारिका मिंडा। वहाँ पर हम 3 प्रोग्राम्स रन करते हैं। पहला है सक्षम प्रोग्राम, विच इज़ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। हमारे हम ऑल ओवर ग्रुप जो है करीबन 400 से ज़्यादा हम PWDs एम्प्लॉय करते हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम है शक्ति, जहाँ पर हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करते हैं। और तीसरा हमारा प्रोग्राम है आकर्षण, जहाँ पर हम यूथ को अपस्किलिंग और अपग्रेड करने के लिए हम काफ़ी प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो ये हम जहाँ जहाँ हमारे प्लांट्स हैं, वहाँ वहाँ उन क्षेत्रों में हम ये 3 प्रोग्राम्स रन करते हैं स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के लिए। अब करेंगे बात कि जब हम यहाँ पर प्लांट में आए, तो हम जो स्पार्क मिंडा देखता है कि हम कैसे लोगों को हम ऑनबोर्ड करें, उनको एक हमारी फैमिली का पार्ट बनाएं, और उनको कैसे ट्रेन करें, स्किल करें, अपग्रेड करें, एंड देन उनको हम अलग अलग प्लांट्स में लेके जाएं। तो हम ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट और हम ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं। और हमारा एक थ्रेशोल्ड है कि हम ITIs या हम एक सर्टेन लेवल के और सर्टेन कैलिबर के हम लोगों को हम लेके आते हैं, ताकि हमारा ओवरऑल इंडस्ट्री का लेवल भी ऊपर आए। अगर योगी सरकार को आपको कुछ सुझाव देने हो, तो आप क्या सुझाव देंगे जिससे ये प्रगति की तेज़ी और बढ़ जाए सर? देखिए जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग कमिटीज़, अलग अलग फोरम्स बनाए हैं। इन्वेस्ट यूपी है, काफ़ी सारे चीफ सेक्रेटरीज बहुत इन्वॉल्व्ड हैं बिजनेसमैन के साथ, पॉलिसीज़ बनाने के अंदर इनपुट्स देने के साथ। तो उनकी जो सरकार है वो बहुत लिसनिंग मोड पे है। तो वो बहुत, सबसे पहले तो सुनना, और उसके बाद उसके अंदर क्या काम करना। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। सुझाव के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी हम सुन रहे हैं या हम इंडस्ट्रीज़ हम उनको रेकमेंड करते हैं, उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। बट जैसे
मैं भी एक कमेटी का पार्ट हूँ वहाँ पर, तो उसके अंदर जो अलग अलग फीडबैक आते हैं पॉलिसीज़ कम करने के लिए या फिर हमको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए या सब्सिडीज़ देने के लिए, उसके ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इसी स्पीड से वो करते रहें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। सर आपका बचपन भी यहीं उत्तर प्रदेश में गुजरा है, नोएडा में? जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं जैसे मैंने बताया स्कूल से लेके अभी तक मैं नोएडा ही में यहीं पर ही आता हूँ, यहीं पर मैंने सीखा है हमेशा। तो बताएं फिर, आप तो यंग हैं और तो बहुत तेज़ गति से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना नोएडा में। एब्सोल्युटली, क्या बिल्कुल। क्या 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 बदलाव देखे आपने इतने सालों में होते हुए, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग? बिल्कुल ही अब तो कल्चर, लैंडस्केप सब कुछ नोएडा का बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आसपास के जितनी भी सिटीज़ हैं उनसे बहुत अच्छा है। तो घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। कारें भी दौड़ेंगी हाईवे पे। आप देखिए, यहाँ से आप आगरा जाएं तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट हाईवेज। ऑफ कोर्स गाड़ी एक स्पीड के ऊपर नहीं चलानी चाहिए, बट इट इज़ स्टिल द मोस्ट सेफेस्ट हाईवे। एंड जो कि आसपास के यहाँ पेरिफेरियल रोड्स बन रही हैं, आप यहाँ से खरखोदा चले जाइए, मानेसर चले जाइए, आप बिल्कुल आउटर पेरिफेरियल रोड से आप बिल्कुल जा सकते हैं। नोएडा के अंदर मैं अगेन फिर से बोलूँगा, जो सेफ्टी का भाव है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। नए नए कॉलोनीज़ आई हैं, नए नए लोग यहाँ पर शिफ्ट करे हैं। पहले यहाँ पर आदमी 10 बार सोचता था यूपी में शिफ्ट होने के लिए, रहने के लिए, बट आज मैं बोल सकता हूँ मिंडा कॉर्पोरेशन में भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आसपास की भी जितनी आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री नोएडा के पास है, और अब एआई की जो इन्वेस्टमेंट और जो टैलेंट उसके लिए चाहिए वो सारा अब नोएडा आ रहा है, वो आसपास के और सिटीज़ में नहीं जा रहा है। तो ये सारी मैं बोलूँगा कि एक इंडिकेशंस होते हैं जो कि हमको सबको फील होता है कि कैसे यूपी और नोएडा बदल रहा है। एंड जब इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे अच्छे ग्लोबल लोग आएंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी और फैसिलिटीज़ हैं, रहने की जगह, खाने की जगह, खेलने की जगह, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वो और बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली बहुत बहुत बदलाव हो रहा है, और बहुत बदलाव हुआ है पिछले 10 से 15 सालों के अंदर यूपी नोएडा के अंदर स्पेशली। इस बदलाव में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी एडॉप्शन, ये एकदम से होना शुरू हुआ है। हाइब्रिड कारें बन रही हैं, एसयूवीज बन रही हैं, ईवीज बन रही हैं। तो वो पता लगता है कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री अब एक अलग लैंडस्केप पे जाना चाहती है। एक तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो नई ईवी पॉलिसी जो सरकार लेके आई हुई है, इसके लिए क्या मिंडा को आप बिल्कुल तैयार है? और भविष्य क्या देखते हैं आप? कहाँ पर, किस सेगमेंट में कार्स की मांग बहुत ज़्यादा रहने वाली है? क्या अब ईवी कारों का दौर आ गया है, या फिर अभी उसको और फ्लरिश होने में टाइम लगेगा? क्योंकि बार बार यही सुनते हैं कि उपकरणों की बहुत कमी है, सेमीकंडक्टर्स की कमी है, पुर्जों की कमी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए। तो उसको कैसे एड्रेस कर रही है? सो मैं स्टार्ट करूँगा पहले इंडस्ट्री से। अगेन गवर्नमेंट ने सबसे पहले काफ़ी सारी फेम सब्सिडीज़, काफ़ी चीज़ें उन्होंने लॉन्च करी एक बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को, और आई थिंक वो पिछले 4-5 सालों के अंदर काफ़ी आगे बढ़ी है। आज आप देखेंगे तो करीबन 20 मिलियन टू व्हीलर या करीबन 2 करोड़ टू व्हीलर बनते हैं, उसमें से 5% जो हैं ऑलमोस्ट टू व्हीलर बिकता है पूरे वर्ल्ड इंडिया में। सिमिलरली आज के दिन जो 4 व्हीलर है उनकी भी जो पेनिट्रेशन है ईवी की, वो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे हाल फिलहाल में टाटा, महिंद्रा, मारुति, सब ने जो है ईवी गाड़ियाँ लॉन्च करनी चालू करी हैं। तो ये एक ट्रेंड दिखाता है कि कैसे ईवी बढ़ने वाला है। सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, बट बाय 2030 ये जो टू व्हीलर ईवी की पेनिट्रेशन है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 20 से 30% जाने के लिए, और जो 4 व्हीलर में ईवी की पेनिट्रेशन है करीबन 7 से 10% की पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं। 3 व्हीलर जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, और वो और आगे बढ़ेगा। बसेस जो है वो 100% आज के दिन ईवी आती हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में देखेंगे। डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है किसी भी चेंज में, किसी में आने के लिए, बट गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रमोट कर रही है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए। आज के दिन जो भी हेजिटेशन है कि हम ईवी ना लें, उसका आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो रेंज एंग्जाइटी जो है, रेंज जो है, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो हम उस खाली सोच से नहीं ले पाती, मगर उसके अंदर भी आज के दिन हम लोग भी और बहुत सारे लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के ऊपर, फास्ट चार्जिंग के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। मगर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आगे बढ़ेगा, इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सारे इंडिया में बन रहे हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आप बताऊं तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सारी गाड़ियों में लगते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, बस। हमारा 95% ऑफ द पार्ट जो है वो इंजन एग्नोस्टिक है। तो चाहे वो ईवी बने, आईसीई बने, हाइब्रिड बने, हाइड्रोजन बने, हम अपने 95% गाड़ी के पार्ट्स वहाँ दे सकते हैं। अभी जनवरी इस साल के अंदर हमने 49% स्टेक लिया है, महाराष्ट्र की एक पुणे की कंपनी है
फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। उनके 8 प्लांट हैं ग्लोबली। उनकी करीबन 1700 करोड़ की रेवेन्यू है और वो 25% जो है उनका ईवी से आता है रेवेन्यू। सो मिंडा कॉर्पोरेशन और फ्लैश का इकट्ठे आने का पर्पस ये है कि हम एक सब सिस्टम और एक सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं, जो कि मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिस्टम बना के हम OEMs को दे सकें। उस पर हमने ऑलरेडी बहुत काम चालू किया है। और प्लस जो हमारा टेक्निकल सेंटर है पुणे में, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम ईवी के ऊपर बहुत रिसर्च और बहुत सिस्टम सोल्यूशन हम आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर के पास लेके आ रहे हैं। तो इस साइड से हम काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे जाने वाले टाइम में जो हम ईवी की पेनिट्रेशन देख रहे हैं, मिंडा कॉर्पोरेशन इज इन्वेस्टिंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो ईवी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रीमियमाइजेशन हो और सबसे इंपॉर्टेंट लोकलाइजेशन हो। आपका ग्लोबल फुटप्रिंट तो है ही, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि आने वाले 5 साल में आप मिंडा कॉर्प को ग्लोबल लैंडस्केप पे कहाँ देखते हो? तो अभी हमने एक विजन 2030 हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, जहाँ पर आज के दिन से हम जो है 3.5 टाइम्स हम जाना चाहते हैं। बाय 2030 जो है हम 17,500 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर जाना चाहते हैं। और हमने इसी का एक प्रॉपर रोड मैप बनाया है अपने प्लांट्स का, डिवीजन का, प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए हमारी पूरी सीनियर मैनेजमेंट, पूरे 18,000 लोग, कैसे हम इस टारगेट को अचीव करें, उसके ऊपर हम सारे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, हम एक्सपोर्ट्स के अंदर काफ़ी काम करेंगे, लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और ऑफ कोर्स हमारे प्रीमियमाइजेशन, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ हम कैसे मिलके, हम कैसे एक इकट्ठे होके हम कैसे और बड़ा काम कर सकते हैं, उस हम राह पे चले हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू इन द नेक्स्ट 5 years। और बहुत प्राउड फीलिंग आती है सर कि देश की कंपनी इतने सालों से जो काम कर रही है और उसने देश की प्रगति में इतना कंट्रीब्यूट किया है, उसका विजन भी यही है कि आने वाले समय के लिए अपने रेवेन्यू को 3.5x बढ़ाती हुई नजर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी और सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, थैंक यू।